अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे जो अहम मामला है उस पर हम बात करें, जहां पर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से काम पेशरफ्त हुई है। इस वक्त वजारत कानून ने एक मुजव्वज़ा तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को तोसी देने का मुसवदा जो है वो तैयार कर लिया है, जो अब इतलात हम तक आ रही हैं। उसके मुताबिक इसके मतन की वज़ीर-ए-आज़म साहब मंजूरी देंगे और उसके बाद ये फ़ौरन ही सदर मुमलिकत को पेश कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये मुलाजमत की तोसी इस तरह से है कि नए चेयरमैन गो के जो नैब का ऑर्डिनेंस है 1999 का, उसकी शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। लेकिन ये इसको इस तरह से कुछ लीगल एंगल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक यही चेयरमैन नैब कंटिन्यू करेंगे काम करना। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन भी हो जाएगी, और दूसरा ये बड़ा वाज़ेह हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमा वज़रा ये बात कर चुके थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करें, ये नहीं हो सकता कि हम मुलजिम या मुजरिम से ही पूछें कि बताएं हमने किसको चेयरमैन नैब लगाना है। लिहाजा जो तरीक़ाकार वज़ा है जिसके तहत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन नाम सजेस्ट करते हैं और मिलकर एक नाम पर इत्तफाक़ राय होता है, ये एक्सरसाइज ही ये हुकूमत ने नहीं करनी। लिहाजा यही चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब अपनी मुलाजमत को जारी रखेंगे। और ये एक मरतबा फिर से सदारती ऑर्डिनेंस यहाँ पर एक रीज़न बन रही है। माजी में भी हमने देखा बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जाती रहीं, और यकीनन जो पार्लियामान के हवाले से या पार्लियामान की बालादस्ती की बात करने वाले लोग हैं वो मुसलसल ये बात करते हैं कि चीज़ें पार्लियामान के ज़रिए होनी है, कानून साजी पार्लियामान के ज़रिए होनी है, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात को नहीं चलाएं। लेकिन हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखती है, वो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, वो कानून साजी के लिए भी कोई जायज़ बात नहीं करना चाहती। लिहाजा उन्होंने फिर से ये फ़ैसला किया है कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही ये काम करेंगे, और उसमें नैब ऑर्डिनेंस की जो शिक 6 है उसको भी बुलडोज़ किया जाएगा, जो अलाउ नहीं करती कि इस तरह से एक्सटेंशन हो। अब इस पर यकीनन अपोजिशन का रिएक्शन तो पहले से ही आ रहा था जब ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी। अब मज़ीद क्या रिएक्शन आएगा, मैं आज के प्रोग्राम में भी अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से उसके बारे में बात करूँगा, और यकीनन ये रिएक्शंस अब आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला है जहाँ पर एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस की, दूसरी जानिब कई जगह पर कानून साजी की बात है, तो वहाँ पर भी अपोजिशन का एहतजाज है। इंतखाबी इस्लाहात बिल जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने की तहरीक मंजूर हुई है, और इसके हवाले से भी अपोजिशन का ये मानना है कि वोट चोरी होने का सिलसिला शुरू हो चुका और तमाम जमातों की इसमें मुशावरत नहीं है। यहाँ पर भी हुकूमत बेशक ये मामला पार्लियामान के ज़रिए ला रही है, लेकिन अपनी मर्जी चलाना चाहती है, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर, और बुलडोज करना चाहती है मामलात को। दूसरा अहम मामला है जिस पर मैं चाहूँगा कि हम बात करें, जिस पर इस वक्त हुकूमती रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि हर सूरत EVM के तहत हमने इलेक्शन कराना और कोई वोट चोरी नहीं होगा। जो गलत है, धांधली वाले हैं, वो इस EVM की और नए निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी हम अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की राय लें। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खुनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्मान बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन नैब के मामले पर मुशावरत कतन नहीं करनी। क्या नून लीग इस सारे मामले पर अपना मौक़िफ़ तो देती रही है, कैसे देख रहे हैं इसे जब अब ये काम होने के बिल्कुल करीब है और हतमी तौर पर एक का मुसवदा भी इतलात के मुताबिक तैयार हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज़ बिलावल भुट्टो साहब ने इस्तेमाल किया था, सिलेक्टेड, और उसके बाद आज के दिन तक हुकूमत ये साबित कर रही है अपने हर कदम पर कि दे आर सिलेक्टेड, दे आर नॉट इलेक्टेड। वो विल ऑफ द पीपल जो है, जो इस अवाम की राय और मर्ज़ी है, उससे सुनना ही नहीं चाहते। भाई इसी असूल को ले लीजिए। आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर क्योंकि केसेस हैं नैब के अंदर, इसलिए हम उनसे कंसल्ट नहीं करना चाहते। जब आपने इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की थी, तो क्या जनाब इमरान खान साहब का और PTI का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत नहीं था? क्या यही इलेक्शन कमीशन वो केस नहीं सुन रहा था? क्या इमरान खान साहब उस पार्टी के PTI के चेयरमैन नहीं जो आज वज़ीर आज़म हैं? क्या उन्होंने तैनाती नहीं की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? आपके ऊपर भी हजूर वाला केस चल रहा था, आपके वुज़रा के ऊपर केस चल रहे थे, आपके सिटिंग MNAs और सेनेटर्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन में केस चल रहे थे।
आपने तैनाती की, आप वज़ीर आज़म हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी आपका जुर्म साबित होना और सज़ा होना बाकी है। यही कानून कायदा है मेरे मुल्क का। और दूसरी तरफ आ जाएं, किसी भी मुल्क के आगे बढ़ने के लिए वहाँ सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम ऐसे आता है कि आप उस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और मेरे मुल्क में ये तयन कैसे होता है, मुझे जो जमहूर ने, जो आइन ने ये हक़ दिया है कि मैं अपना वोट इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे भेजूं। इमरान खान साहब, आपको हमारी शक्लें नहीं पसंद ना सही, आपको हमारा सियासी नारे नहीं पसंद ना सही, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। या तो हमारी शहरियत ख़त्म कर दें, हमारे डोमिसाइल ख़त्म कर दें, हमें पाकिस्तान का दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी करार दे दें। अगर आप किसी की मर्जी और मंशा से वजारत उज़्मा तक पहुंच गए हैं तो खुदारा वज़ीर आज़म बनिए, बी द लीडर ऑफ हाउस। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने सियासी इस्तेहकाम के लिए, पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए हर दरवाज़ा खटकाया, और आपका बनी गाला का दरवाज़ा भी खटकाया। शौरी साहब, आपकी बात मैंने बड़ी गौर से सुन ली, लेकिन इनका मौक़िफ़ तो ये है ना बड़ा वाज़ेह तौर पर कि अदम इस्तेहकाम तो माजी में जो कुछ आप लोगों ने किया उसके नतीजे में है, इस्तेहकाम तो इन्होंने लेके आना है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है या जो इनके तहत। देखिए, इनका हमारा जो अदम इस्तेहकाम था उससे ये हुआ कि हमें 3200 पॉइंट्स पे स्टॉक एक्सचेंज मिली और हम उसे 54,000 पे लेके गए, 32,000 से 54,000 पे लेके गए। हमें तरक्याती बजट 325 अरब मिला, हम उसे 1100 अरब पे छोड़ के गए। हमने मुल्क के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए और इजाफा किया। हमने कराची के अंदर अमन बहाल किया। हमने जो सियासी हुकूमतें थी, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उनको साथ लेके चले। हमने विजन 2025 दिया। हमें अगर ज़रूरत पड़ी यमन के मामले पे तो हम पार्लिमान के अंदर मौजूद सारे रहनुमाओं को साथ लेके चले। हमें सी पैक रूट्स का तयन करना था, हम सबको साथ लेके चले। राइटली सेड, चौधरी साहब, पॉइंट वेल टेकन सर, आपकी बात आ गई। यकीनन बसरा साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। कोई भी वफाकी वजीर ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं मुजरिम हूँ। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, इल्जाम साबित करें। आपका पॉइंट आ गया सर। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं चटान साहब की जानिब बढ़ूंगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। चटान साहब, पार्लियामान को ताकत देने या पार्लियामानी रिवायात की बात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, और ये जो आज चीज़ बाईपास हो रही है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात ही नहीं करती है। आपको याद होगा कि पार्लियामान के पास इख्तियारात नहीं थे, वो सारे प्रेसिडेंट के पास थे, और प्रेसिडेंट जिस टाइम चाहता असेंबली को घर भेज सकता था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर ने अपने इख्तियारात लेके पार्लियामान के हवाले कर दी। तो हम बात भी करते हैं और इसके लिए अमली जदोजहद भी करते हैं कि हम सियासी इदारों को मजबूत करें। हमने बारहा कोशिश किया है नून लीग के दौर में। आपको याद होगा कि ये जो पीटीआई वाले और इसका खजाना के डंडे के जोर पे वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहते थे, तो हमने कह दिया कि भाई हम इस तरीके से जमहूरियत को ख़त्म, तो हम चाहते हैं कि जमहूरी इदारे मजबूत हों। लेकिन अब जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये तो हाइब्रिड हुकूमत है, ये तो सेलेक्टेड हुकूमत है। इनसे हमारी ये तवक्कुआत न पहले थे, न आज है और न आइंदा होंगी, क्योंकि इनसे पहले भी जो हाइब्रिड हुकूमतें हैं, जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है, जो डिक्टेटरों की हुकूमत है, हमने देखे थे कि वो असम्बली को कितनी अहमियत देते थे, वो असम्बली को कितनी तौक़ीर देते थे, वो कितना चाहते थे कि सियासी इदारों को मजबूत करें। तो जो सूरत हाल इन लोगों का था, ये सूरत हाल ये भी एक हाइब्रिड हुकूमत है, और इसके पास अब सिर्फ 4 ऑप्शन है। इनका जो प्लानिंग है आइंदा के लिए, इलेक्शन के लिए,
क्योंकि अभी उन लोगों ने खुद से तस्लीम किया कि हमने जो मैनिफेस्टो कौम को दिया था, हमने कौम के साथ जो वादी की थी, वो तमाम के तमाम नाकाम हो गई। चाहे इसमें करप्शन के खात्मे का वादा था, चाहे इसमें पेट्रोल की कीमत कम करना, डॉलर्स की कीमत कम करना, 17 लोगों से ज़्यादा काबीना नहीं लेना, जो जो वादे थे वो सारे के सारे हमारे फ्लॉप हो गए और उलट हो गए। अगर हमने रोज़गार का कहा था, लोग बेरोज़गार हो गए। इस तरह हर वादा हमारा जो है वो उल्टा गया। अब इन लोगों के पास 4 ऑप्शन रखे कि आइंदा इलेक्शन में हम 4 ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए और फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम ये डब्बा जो उन्होंने बनाया है कि 400-500 मशीनें हम इस तरीके से बनाएंगे जिसकी तरीके से हम दांदी करके और दोबारा मुंतखब हो जाए, 40-50-60 सीटें इस तरीके से निकाले। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पे कोई गपला करके और कोई इस तरह का कोई चीज़ लाए। दूसरा इसका ये है। तीसरा इनका ये है कि महंगाई को इतना बढ़ाओ कि हद से निकल जाए। आखिरी साल में हम सब्सिडी दे के और उसको थोड़ा कंट्रोल कर देंगे तो फिर कौम से हम कहेंगे कि देखे हमने महंगाई भी कंट्रोल पा लिया। डॉलर को इतना बढ़ाओ कि 300 तक पहुंच जाए, फिर उसको हम 190 पे और या 200 पे ले आएंगे तो हम। तो यानी कि चट्टान साहब ये महंगाई और डॉलर ये लोग खुद बढ़ा रहे हैं प्लानिंग के तहत आ रही हैं। और तीसरा इन्होंने ये कि नेब का जो चेयरमैन है कि इसका वीडियो हमारे पास है, तो इसको हम इस वीडियो के जरिए किसी भी तरीके से चला सकते हैं। तो इलेक्शन के करीब जितनी भी अपोजिशन लीडरान है उसको हम जेलों के अंदर भेज देंगे तो हमारे लिए मैदान खुला रह जाएगा और ये सारे शेख चली के ख्वाब जो है इसके कराए। बिल्कुल सही चितान भाई, पूरी की पूरी जो इनकी सोच है, जो प्लानिंग है, वो आपने बेनकाब कर दी, सामने आ गई। मैं जरा एक भी होने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा ये इनकी प्लानिंग है लेकिन एक भी काम होने वाला नहीं है। ठीक, मैं सोचा आपने शायद सारी चीज बता दी, पब्लिक कर दी। बसरा साहब की जानिब फाइनली मैं आऊंगा। बसरा साहब, पॉइंट्स बहुत सारे रेज हो गए। एक तो आप लोग बढ़ा रहे हैं डॉलर की कीमत, फिर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा भी है महंगाई की लहर आर्जी है मुल्क में, इसमें अभी कमी जल्दी आ जाएगी। तो ये आप प्लानिंग के तहत बढ़ा रहे थे, अब आपने कम करनी। इस पर भी अपनी राय दे दें। और जो अहम तरीन नुकता है सर, क्यों कर आखिर मतलब क्यों नए चेयरमैन नैब तैनात नहीं हो सकते? मुशावरत चले, आप अगर कुछ कहते हैं कोई हल निकालें, बाईपास करें, नाम आने दें उनके। को नाम हतमी तौर पर उन्होंने तो नहीं देना, आप ही कोई ऐसे अच्छे नाम सजेस्ट कर देते, बात हो जाती, किसी के ज़रिए हो जाती। लेकिन वाई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब टू कंटिन्यू जब इजाज़त भी नहीं है नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसकी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं आज अभी जब दोनों हमारे भाई गुफ्तगू कर रहे थे, चौधरी साहब भी कर रहे थे और अखबार चट्टान भी कर रहे थे, ये अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाए ना, ये हम PTI मरकज़ के अंदर हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये वही गर्दाने हैं, वही गुफ्तगू है, वही सिनोनिम्स हैं, वही अल्फाज हैं, वही जार्गन है जो एक दूसरे के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, आज वो PTI के लिए कर रहे हैं। मसला ये है कि ये रटी रटाई तकरीरें, बसरा साहब 4 साल हो, 3 साल गुजार दिए, कैसे हम अब ख्याल में भी नहीं भूल सकते कि आप मरकज में और हुकूमत में? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये चट्टान साहब मरकजी हुकूमत के लिए, ये अभी का नहीं, ये इनका वतीरा है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी ऐसे ही अल्फाज, यही जार्गन, एग्जैक्टली यही वर्डिंग इस्तेमाल किया करते थे, कोई नई चीज उन्होंने ऐड नहीं की। अब आपने कहा चेयरमैन नैब की तरफ हम चलते हैं, और थोड़ा सा मैं आपसे जरा इख्तलाफ ही करूंगा। जब आपने चट्टान साहब की तरफ जा रहे थे तो आपने कहा पीपल्स पार्टी पार्लिमानी रवायात की और पार्लिमानी जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग की बड़ी बात करती है। आज आप मुझे बताएं ना, मरकज के अंदर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन है और सिंध के अंदर कौन है? ये कहाँ से जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाते हैं? ये असल में डिक्टेटर सोच की खानदानी लिमिटेड पार्टी। पंजाब में कौन है? पंजाब में कौन है सर? सर सुनिए, उसकी वजह मैं इस तरफ आ रहा हूँ ना। अभी तो हम सिंध की बात करते हैं ना, जहाँ पे ये पंजाब की नहीं बात कर रहे हैं जी। हम तो नहीं सुने, उसकी वजह क्या है असलान? उसकी वजह यह है कि आपने खुद कहा कि ये पार्लिमानी रवायात के बड़े अमीन है, तो ये इनकी मैं सर लेट मी करेक्ट, मैं अपनी बात दोबारा वजाहत कर देता हूँ। चट्टान साहब ने कहा, मैंने कहा आप पार्लिमानी रवायात की बड़ी बात करते हैं। चट्टान साहब ने कहा हम बात नहीं करते, हमने अमली तौर पर पार्लिमान को ताकत दी। मैंने कहा आप बात करते हैं, मैं इतनी बात की, मैं कोई इस पे नहीं कहा कि आप अलमबरदार हैं पार्लिमानी रवायात के। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैंने बता दिया कि ये कितने को अलमबरदार हैं और पार्लिमानी रवायात को किस तरह फॉलो करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी आपने कहा कि जी चेयरमैन नैब
नैब के। देखिए चेयरमैन नैब जो आज लगे हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आखिर इनके खिलाफ क्यों है। देखिए अगर इन्होंने करप्शन की है और नैब के अंदर कुछ मामला इस तरह के करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो ये अगर नैब के आज चेयरमैन ना भी रहे, कल जो भी आएगा केसेस तो ये चलते रहेंगे। नंबर 1 ये चेयरमैन नैब इन दोनों की कंसेंसस से लगे हुए हैं। इनके ऊपर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर इन दोनों पार्टियों का एक पूरा यकीन और एकांत था एज अ अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का और मरकजी हुकूमत के अंदर जो नून लीग का। तो ये यकायक इनको क्या हो गया। अब दूसरी बात यह है कि लॉजिक बड़ा क्लियर है जो हमारी तरफ से पेश किया जा रहा है कि अगर आप इनके साथ मुशावरत करके लगाएंगे तो ये तो ऐसा ही है ना कि जैसे आप रावलपिंडी के सेशन जज के खिलाफ ले जाएं एक तहरीक और जाके कहें जी अडयाला जेल के अंदर के बताएं वो कैसे आदमी है, तो जेल के अंदर सजा तो उन्होंने दी हुई है ना, तो वो तो कहेंगे ये अच्छा आदमी नहीं है। उस्मान भाई मैं दोबारा अपने सवाल की तरफ आऊँगा, मुझे उसका जवाब जो आपसे चाहिए सर वो ये कि आखिर क्यों कर इन्हीं की मुद्दत में मुलाजमत की मुद्दत में तोसी करनी है। वाई नॉट अ न्यू चेयरमैन नैब, जब ऑर्डिनेंस 1999 नैब का उसकी शिक 6 अलाउ नहीं करती आपको, वाई वजह क्या है सर? सिर्फ इतना सा इनको छोड़ दें, इनका जवाब मैं इनसे ले लूंगा, मुझे इसकी बात मैं ये समझता हूँ अपनी दानिश के अंदर भी कि चेयरमैन जो नैब है मौजूदा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और उसकी गवाही ये है कि आप देखें जितने पिछले 17-18 साल के अंदर नैब ने जो रिकवरियाँ की और जो काम किया, ये जो टेन्योर रहा है जो 3 साल का, इसके अंदर रिकवरियाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। नंबर 1। दूसरी बात है कि नैब की एफिशिएंसी जो है इसके अंदर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। नैब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ दिस जो उनके नैब के चेयरमैन है। इसलिए काम की बुनियाद पर अगर उनको एक्सटेंशन भी दी जाए या उनको आगे भी कंटिन्यू करवाया जाए तो ये बुरी बात नहीं है। हमने देखा उस्मान भाई अगर टू माय मेमोरी अगर मुझे ये याद करवा सकें कि जितने के हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मैं सियासी लोगों के अदरवाइज हाई प्रोफाइल केसेस की, नामवर लोगों के केसेस की बात कर रहा हूँ, कोई एक भी अभी तक कंक्लूड हुआ है आपका भी जब से इख्तिदार है? ये सर इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई एक भी चीज साबित हुई, किसी ने प्ली बार्गेन किया, मान लिया, सारे जमानतों पे वापस बाहर गए अदालतों से? अच्छा अरसलान भाई, यही वो एक शिकवा है, यही वो एक मसला है जिसकी तरफ हम बारहा तवज्जो आप लोगों की दिलवा रहे हैं, मीडिया की भी दिलवा रहे हैं, लोगों की भी, कि जो पाकिस्तान के अंदर कवानीन है और नैब के साथ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस भी करता रहा हूं और अब तो मैं गवर्नमेंट में होने की वजह से हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ है, मैं नैब के कवानीन को जानता हूं। अब एज अ पीटीए नहीं, एज अ लॉयर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कानून को जो समझता है नैब के ऑर्डिनेंस की। देखिए नैब के कवानीन के अंदर तरामीम की जरूरत है। ये जो आप कह रहे हैं हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर सजा नहीं हुई है, होता यह है कि नैब के केसेस के जो नैब के कवानीन उसमें सुकम है, लेकिन अब भी जो जमानत का मामला है इसको नैब के मंतकी जो एक मामला तो उनसे जोड़ा नहीं जा सकता है। उस्मान भाई पॉइंट टेकन, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, आपकी बात पहुंच गई। बहरहाल ये हुकूमत है, आप और आपका फैसला है, सदर पाकिस्तान आपके हैं, जिस तरह आप लोग चाहेंगे करेंगे तो वही, लेकिन यकीनन हम एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे थे कि बात क्या। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इंतखाबी इस्लाहात बिल के हवाले से ज़रा बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये तो ऑर्डिनेंस है, तो मैं कहूँगा कि ऑर्डिनेंस है तो बड़ी गलत बात है, क्यों जी पार्लियामान के ज़रिए। अब वो बिल जो पार्लियामान में पेश होना है उस पर भी आपको एतराज़ है। अभी तो वो मुश्तरका इजलास के लिए तहरीक मंजूर हुई है उसकी, लेकिन वहाँ पर तो बातचीत हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, उस पर क्या सारे एतराज़ात? जी एहसान साहब, मैं आता हूँ सिर्फ 3-4 पॉइंट में कह के। चेयरमैन नैब हमने और पीपल्स पार्टी ने लगाए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे जो हमने लगाए, उनको क्यों नहीं कंटिन्यू कराया? सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी तो भी सर्विस भी बाकी है। अगर मैं 2-4 नाम ले दूं, डॉक्टर तकीर शाह साहब को सेक्रेटरी हेल्थ लगा के हटा दिया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया। बसरा साहब, आपने पाकिस्तानी अवाम को जवाब देना है, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को जवाब देना है। आज 3 साल बाद आप ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करते कि नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की ज़रूरत है? जहांगीर खान तरीन के बेटे ने फ्रेंचाइज खरीदनी हो, असद उमर जो है वो मनी बिल लेके आते हैं, कौमी असम्बली से पास करवाते हैं कि जो आदमी फ्रेंचाइज खरीदेगा उसे टैक्स माफ़ है, वो आप दिन में करा लेते हैं।
अलीमा बाजी की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे क्लियर कराना हो तो आप उसके लिए ले आते हैं मनी बिल और बताते हैं कि जी नैब का ऑफिसर अगर क्लियर कर दे दैट्स फाइन, और नैब के कवानीन के लिए आपको सजाएं दिलवाने के लिए आप तरमीम नहीं कर सकते। आप बीआरटी के स्टे लेते हैं, मालम जब्बा ये वक्त जरा कम है, मैं चाहूंगा इस दूसरे मामले पर आ जाए, अदरवाइज यकीनन इन बातों के लिए वक्त कम है। आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि हमें क्यों एतराज़ है कि जो ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो ये इलेक्शन के लिए तरमीम करना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। मैं ये रवायात के अमीन नहीं है, लेकिन मैं इनको याद दिलाता हूँ कि 2017 में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मुकम्मल किए। उस्मान बसरा साहब वो किताबचा लेके कौमी असम्बली की लाइब्रेरी से पढ़ें। क्या पीटीआई के 5 लोग मौजूद थे? क्या उनके दस्तखत मौजूद हैं? क्या इसहाक डार साहब की सरबराही में कई महीने बैठ के वो जद्दोजहद ना हुई, आपको ना सुना गया, और क्या वो कंसेंसस के साथ तरमीम ना हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ था, वो स्टेट्समैन था, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता था, वो आप सबको साथ लेके चलना चाहता था, और वो साथ लेके चला आप लोगों को। आपके अंदर ज़र्फ नहीं है, आप किसी दूसरे की बात सुन नहीं सकते, आपके पास दलील नहीं है, आपका मौक़िफ़ कोई नहीं है, आपने भानमती का कुंभा इकट्ठा किया है। आज जो वज़ीर इत्तलात आपके लिए बातें कर रहे हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के भी तर्जुमान थे, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के भी तर्जुमान थे, और यही तर्जुमान थे शुजात हुसैन के भी। क्या परवेज़ मुशर्रफ को नहीं डुबोया? क्या शुजात हुसैन को नहीं डुबोया? आज ये हुकूमत अरसलान साहब किरदार अदा कर रही है। मुशर्रफ साहब के जिस तरह से जमाली साहब के बाद वो लेके आए थे, ठीक, और उन साहब से इन्होंने मुल्क चलवाने की कोशिश की। बिल्कुल सही चॉइस साहब, पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ूंगा चॉइस साहब। अगर ये एक जुमला सिर्फ जी, अगर ये कौमी असम्बली के अंदर मौजूद पार्लिमानी रहनुमाओं और क़यादत को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ये पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे। जितने लोग सिलेक्टेड होते हैं, जो किसी के बलबूते पे आते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होता है? मैं चॉइस साहब आगे बढ़ूंगा, वक्त सर महदूद है, वक्त महदूद है। मैं ज़रा चटान साहब की भी राय ले लूँ, फिर बसरा साहब ने रिस्पॉन्ड भी करना है। चटान साहब, क्विकली आपकी सर क्या राय है इस सारे मामले पर? आप कैसे देख रहे हैं इसे, इंतखाबी इस्लाहात बिल को? सर देखिए जी, सबसे पहले तो आप जब अपोजिशन में था इमरान खान, तो आप इसका निकाले कि वो एक्सटेंशन पे क्या कह रहा था, कि एक्सटेंशन देना इस मुल्क के साथ कितना जुल्म है, इस मुल्क के तालिब इल्मों के साथ, इस मुल्क के बासलाहियत लोगों के साथ। लेकिन चलो छोड़े, वो तो छोड़ दी उन्होंने, तो ऐसा थूका नहीं है जिसको वापस चाटा नहीं है। लेकिन आ जाते हैं कि उसको क्यों ये नैब चेयरमैन चाहिए। ये नैब चेयरमैन उसको इसलिए चाहिए कि इस इलेक्शन, इस हुकूमत में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल आ गए। यानी हमारे हुकूमत को कुछ मीडिया ने बहुत ज़्यादा करप्शन पे बदनाम किया था, लेकिन हमारे दौर में सिर्फ 2 स्कैंडल थे। एक हज का स्कैंडल था, एक रेंटल पावर का स्कैंडल था, जिसमें दोनों में हमारे लोग बरी हो गए। रेंटल पावर में भी गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब और इन लोगों का बाबर अवान बरी हो गया, और हज स्कैंडल में भी जो शरीफ बंदे को फंसाया था वो भी बरी हो गया। इसमें तो पेट्रोल के स्कैंडल, इसमें तो पता नहीं क्या क्या दवाइयों के स्कैंडल, डॉलर्स के स्कैंडल, चीनी के स्कैंडल, गंदम के स्कैंडल। तो इनको एक खौफ तो ये है कि अगर कहीं ऐसा बंदा आ गया जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, जो ये हमें कहते हैं ना नैब चेयरमैन आप लोगों ने लगाया था, तो जो इन्होंने लगाया था, आज वो अपने आप को रियासत का मुलाजिम समझते हैं, वो अपने आप को पीटीआई का मुलाजिम नहीं समझते हैं। तो उनका डर ये है कि अगर इस तरह का बंदा, चाहे हम भी उसको लगाए, अगर आ गया और उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन लिया, जिस तरह की ये माजी में इस नैब की चेयरमैन ने कहा था कि मैं अगर हुकूमत के करप्शन पे एक्शन ले लूँ तो ये तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल सही चटान साहब, मैं जरा बसरा साहब से चाहूंगा वो रिस्पॉन्ड कर दें, उनका मौक़िफ़ क्या है? एक सेकंड। दूसरा ये कि मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि इसका असर ये है कि इनका वीडियो में हमारे साथ है। ये इलेक्शन से पहले अपोजिशन के जितनी भी मेंबरान है उसको हम जेलों में भेज देंगे, तो इस वजह से उसको चेंज नहीं कर रहे हैं।
सर ये बात आ गई, आपने पहले भी कह दी, मैं वीडियोस बड़ी हैं, मैं वीडियोस पे नहीं जाना चाह रहा था। मैं बसरा साहब ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, सर हर तरफ सोलो फ्लाइट है, बस आपने सर साथ लेके क्यों नहीं चलने की तरफ आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? अच्छी बातों पे तो कन्विंस कर सकते हैं, कल को अगर कोई नहीं तस्लीम करेगा और सिर्फ आप ही नताइज तस्लीम कर रहे होंगे, और वो भी उस सूरत में कि अगर आप जीतेंगे, ये ना हो ये करके आप हार गए तो आप कहेंगे यही मामला गलत। अच्छा अरसलान, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़ी सब्जेक्टिव सी गुफ्तगू करनी चाहिए, जो कचोके हैं और ये इस तरह की बातें, तो मैं इन दोनों भाइयों से अच्छी कर लेता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने दोनों से जो सवाल पूछा है, एक भी बंदे ने उस लाइन के ऊपर जवाब देना। इमरान खान नामा सुना दिया हमें, जैसे किसी हकीम में फकीरी लिख के दी थी सुबह दोपहर शाम, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वो भाई आपसे सवाल किया गया है कि इंतखाबी इस्लाहाती जो बिल हम लेके आ रहे हैं, जिसका मुझे पूरी कभी यकीन है कि दोनों भाइयों ने उसको पढ़ा भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर हुक्म है कि हुकूमत जो करेगी उसकी मुखालफत करनी है, टेलीविजन के ऊपर बैठ के जो भी हुकूमत करे उसकी मुखालफत करनी है, तो लिहाजा वो गर्दान पढ़ देते हैं। अब ये तो आपके सामने खुद आपके सवाल के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है कि कभी आप कहते हैं सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं तो ये हमारी बात सुनते नहीं है। अब जब पार्लियामेंट के अंदर लेके आ रहे हैं, बिल अभी ड्राफ्ट के अंदर आया नहीं है, अभी उसके ऊपर हाउस ओपन नहीं हुआ, बात नहीं हुई, आपने रिजेक्ट भी कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो ईवीएम मशीन है, इसको आपने देखा नहीं, परखा नहीं, उसकी जांच नहीं की, उसके मतलब जाना नहीं और आपने रिजेक्ट कर दिया। एक बात मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चट्टान साहब, ये तो आप सर बात करें जी, बसरा साहब बात करें, वक्त वैसे ही कम है। अच्छा देखिए मसला क्या है इस मुल्क के अंदर अरसलान भाई, मैं आपको ज़रूरी ईमान बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 2 नंबर जाली इलेक्शन के जो बेनिफिशरी हैं वो एक मुस्लिम लीग नून है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर ये हैं। और मैं आपको ये भी अज़रूर ईमान बता रहा हूँ कि हर एनए के हल्के के अंदर इनके पास 20 से 30 हज़ार जाली वोट पर्चियों की सूरत में मौजूद है, जो लोग या तो मर गए हैं या मौजूद नहीं है या कहीं और से उन्होंने ला के वहाँ पे डाले हुए हैं, और ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया यहाँ पे लाहौर के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं। असल में ये दोनों जमातें अपनी सियासी मौत देख रही हैं, पूरी दुनिया देखे, मेरे टेलीफोन के ऊपर ऐप्स हैं, मैं अरबों डॉलर लोग दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेफ हैं, सारी दुनिया ई पेपर की तरफ आ गई है, सारी दुनिया टेक्नोलॉजी पे आ गई है। ये दकियानुसी सोच के मालिक, क्योंकि ये पर्ची माफिया, ठप्पा माफिया, ये उसके सुर्खेल हैं और ये इलेक्शन को चोरी करने का ये मान चुके हैं। आपको पता है टेलीविजन के ऊपर ये सर अभी जो बसरा साहब आप इस वक्त जो हुकूमत में हैं, ये वो ठप्पो वाले सिस्टम के तहत इलेक्ट हुए हैं ना सर? सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम ठप्पो वाले सिस्टम के अंदर, मैं आपको ये प्रोग्राम रखे हैं और जिसको मर्जी नून से बुला ले, मैं आपको साबित करूंगा कि कौन से जगहों पे इनके लोग जहां मजबूत होते हैं वो ठप्पे लगा लेते हैं, और जो लोग इनके फेयर इलेक्शन लड़ते हैं वो किस तरह एवरेज तरीके से निकलते हैं। पॉइंट टेकन बसरा साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।